हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द ज्ञान वर्ल्ड पर। आपने देखा होगा कि हम सब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इन सब के पीछे का विज्ञान है क्या? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अलग-अलग स्कूल हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे मन और व्यवहार को समझने की इन अलग-अलग सोचों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा यानी सोल और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी कि स्टडी। तो आप कह सकते हो कि आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। इसके बाद अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय द्वारा किया गया था। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ये किया था रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काय ने। और फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को। किसको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंड को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो आपने याद रखना है। देखिए, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो ये पहले फिलोसॉफी की एक शाखा हुआ करती थी। किसकी शाखा हुआ करती थी? फिलोसॉफी की एक शाखा हुआ करती थी। मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो निम्न चरणों में हुआ था। सबसे पहले इसको स्टडी ऑफ सोल कहा गया यानी कि आत्मा का विज्ञान। पहले इसको क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान यानी आत्मा का अध्ययन की जो आत्मा होती है उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन काफ़ी हद तक ये क्या है, एक आध्यात्मिक विचार था, ये वैज्ञानिक विचार नहीं था, क्योंकि किसी भी आत्मा को क्या है समझना या फिर उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया यानी कि मस्तिष्क का विज्ञान, मन का अध्ययन। तो इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति के विचार है, भावनाएं हैं, उसकी क्या है स्टडी की जाती है। उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई थी। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का विज्ञान की मनुष्य का जो जागरूक रूप है, उसकी जो चेतन अवस्था है, अवेयरनेस की इसमें बात की गई थी कि व्यक्ति क्या है चेतन अवस्था में क्या सोचता है, कैसे काम करता है, अवेयरनेस की बात की गई थी कि व्यक्ति के विचार और उसकी जो भावनाएं हैं वो चेतन अवस्था में किस प्रकार से होती है। इसके बाद इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया यानी कि व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार के अध्ययन की जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, उसके व्यवहार का इसमें अध्ययन किया गया। तो ये इसके विकास के कुछ चरण थे। इसके बाद हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये इसकी पहले इंट्रोडक्शन थी मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये शब्द लिया गया और इसके जो विकास के चरण है वो कैसे कैसे थे, कौन कौन से थे। तो अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मनोविज्ञान के संप्रदाय है क्या। मनोविज्ञान के मन व व्यवहार को समझने के अलग अलग तरीके या दृष्टिकोण आप कह सकते हो। तो जैसे कि हर व्यक्ति का क्या है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, अपना अपना तरीका होता है। वैसे ही मनोविज्ञान में भी क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में मन व व्यवहार को सोचने या समझने के अलग अलग तरीके अपनाए और इन्हीं तरीकों को मनोविज्ञान के संप्रदाय कहा गया। अब हम बात करेंगे कि ये मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से थे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। कौन सा? स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। संरचनावाद की अगर हम बात करें तो इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे वो थे विल्हेम वुंड और एडवर्ड टीचनर। विल्हेम वुंड को जो है इसका मुख्य प्रवर्तक माना जाता है और इससे पहले भी हमने बात की कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुंड को कहा जाता है। देखिए, जो विलियम वुंड थे इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या है 1879 में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपने याद रखना है कि सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विल्हेम वुंड ने की थी 1879 में। कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इसीलिए इन्हें क्या है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
इसमें एक मुख्य विधि की बात भी की गई है आत्मनिरीक्षण की। किसकी? आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण भी इसको बोलते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ड टीचनर की। टीचनर जो थे ये विलियम वुंड के शिष्य थे। कौन थे? विलियम वुंड के शिष्य थे और टीचनर को क्रेडिट जाता है स्ट्रक्चरलिज्म को एस्टेब्लिश करने का। याद रखना है आपने, जो टीचनर थे वो कौन थे? विलियम वुंड के शिष्य थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसमें? स्ट्रक्चरलिज्म में, यानी कि संरचनावाद में। इसके बाद जो इंट्रोस्पेक्शन है यानी कि अंतर्निरीक्षण विधि है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं, अंतर्निरीक्षण भी इसको कहा जाता है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन है क्या। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार की प्रारंभिक विधि है जिसमें क्या है, व्यक्ति अपने मन, भावना, चेतना को समझने की कोशिश करता है। मतलब कि जिसमें हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने मन के अनुभवों, भावनाओं को क्या है, स्वयं ऑब्जर्व करते हैं, स्वयं उनका अवलोकन करते हैं। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे कि कोई व्यक्ति दुखी है तो जब व्यक्ति क्या है अपने दुख का स्वयं कारण ढूंढेगा, अपने दुख के पीछे के कारणों को खोजता है, स्वयं उसका अवलोकन करता है, उसके बारे में सोचता है, तो वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की प्रकार्यवाद। इसके प्रवर्तक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। जो विलियम जेम्स थे ये चार्ल्स डार्विन से अत्यधिक प्रभावित थे। अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो थे ये एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। डार्विन जो थे इनका एक विचार था, वो था कि वे ही गुण व्यवहार आगे आते हैं जो जीव को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीवित रहने में मदद करते हैं। ये जो इनका विचार था ये विलियम जेम्स को काफ़ी प्रभावित करता है, से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। जेम्स ने कहा कि हमें मन के कार्य, फंक्शंस को समझना चाहिए, ना कि उसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को। इसी सोच के कारण इन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल की शुरुआत की थी और उसमें यह समझाने की कोशिश की गई कि जो मन है वो कैसे काम करता है और कैसे व्यक्ति को वातावरण के अनुकूलित करता है। ठीक है, माइंड की अगर हम बात करें तो माइंड क्या है? ए माइंड इज फ्लूइड नॉट स्टेबल। माइंड क्या है? एक बहाव की तरह है। माइंड में कई प्रकार की जो है इमेजिनेशन चलती रहती है, थिंकिंग चलती रहती है। तो आप कह सकते हो कि माइंड क्या है? स्टेबल नहीं है, ये एक बहाव की तरह है जिसमें क्या है, निरंतर क्या है, प्रोसेस चलती रहती है। इनकी एक बुक भी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1890 में ये इनकी बुक प्रकाशित हुई थी। इनका जो मेन फोकस था वो था कि मन कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है। ये विचारधारा व्यवहार की उपयोगिता और अनुकूलन पर ध्यान देती है। तो ये था हमारा प्रकार्यवाद। इसके बाद हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद की। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि गेस्टाल्टवाद के जो है प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक है मैक्स वर्थिमर। कौन है? मैक्स वर्थिमर है। इसके अलावा भी जो है इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, पहले है कर्टकोफ का और दूसरे है कोहलर। तो इन तीनों का इसमें नाम आता है, पहले है मैक्स वर्थिमर, दूसरे है कर्टकोफ का और तीसरे है कोहलर। तीनों का योगदान गेस्टाल्टवाद में माना जाता है, लेकिन अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है मैक्स वर्थिमर। ठीक है, इसमें जो मुख्य विचार था, इन्होंने इसमें क्या बात की है? वोल पर बल दिया है, पूर्ण की बात की है। मतलब आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति है वो चीज़ों को किस रूप में देखता है, टुकड़ों में नहीं बल्कि क्या है, पूरे रूप में, यानी कि भागों से अधिक क्या है, पूर्ण पर बल दिया जाता है। मतलब व्यक्ति क्या है, चीज़ों को एक संपूर्ण पैटर्न से समझता है। किसमें समझता है? संपूर्ण पैटर्न में समझता है। जैसे आप मान लीजिए आपके सामने एक इंसान का चेहरा है, तो आँख, नाक, कान, ये क्या है, अलग अलग पार्ट होते हैं उसके फेस के, लेकिन आप क्या करते हो, उसे पूरा चेहरा मानते हैं, ना कि अलग अलग हिस्सों में। या फिर जैसे आप गाना सुनते हैं तो गाने में क्या है, सुर होते हैं, लेकिन हम उसको पूरा गीत मानते हैं, उसके अलग अलग पार्ट नहीं देखते हैं कि उसमें कुछ सुर भी यूज़ हुए हैं या फिर अदर चीज़ें। हम उसको क्या है, संपूर्ण रूप में देखते हैं। आप कह सकते हो कि जब हम किसी चीज़ को क्या है, संपूर्ण रूप से देखते हैं, ना कि उसके अलग अलग भाग को, तो यही गेस्टाल्ट है कि हम पूरे को पहले समझते हैं, ना कि टुकड़ों में।
देखिए जो ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी, आपने पहली क्लास अगर देखी होगी, नहीं भी देखी है तो आप देख सकते हो, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जो ये गेस्टाल्ट वर्ड है, इसमें क्या है, संपूर्णता की बात की गई है, यानी कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उसको क्या है, संपूर्ण रूप में देखते हैं। तो ये है गेस्टाल्टवाद। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कूल के, जो है हमारा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम जो है बहुत सारे सिद्धांत कर चुके हैं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं बिहेवियरिज्म से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है। तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक माना जाता है जे.बी. वॉटसन को। किसको माना जाता है, जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो क्या गया है, इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, केवल दिखाई देने वाले व्यवहार पर। बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ब्लैक बॉक्स की भी बात की गई है। हम मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग उस बॉक्स की तरह है जिसमें क्या चल रहा है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन बॉक्स के बाहर जो व्यवहार निकलता है किसी व्यक्ति का, उसी से हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं। यही कारण है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। देखिए जो व्यवहारवाद है, इसमें क्या है, मुख्य विचार क्या था कि मन का अध्ययन नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि माइंड की स्टडी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी की जानी चाहिए। मतलब इसमें क्या है, व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। ये था हमारा बिहेवियरिज्म स्कूल, व्यवहारवाद संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करना। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने क्या है, मन के 3 भाग दिए हैं। सबसे पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, बाकी डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की, यानी कि चेतन मन। मतलब कि जब हम अवेयर होते हैं हर चीज़ को लेकर कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे ही कुछ सोचा और उस पर एक्ट किया, ये पूरी तरह क्या है, जागरूक होता है। मतलब अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप उसको क्या है, देखकर उसको समझ रहे हो, तो आपका मन क्या है, सक्रिय है, अवेयर सिचुएशन में है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्शियस माइंड है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो वो आपकी चेतन अवस्था होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमें याद नहीं होती, लेकिन अगर हम क्या है अपने माइंड पर जोर डालेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें हमें क्या है, याद आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई पुराना गाना सुना और अचानक आपको क्या है, कोई पुरानी याद या भावना याद आ गई। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन जब आप अपने माइंड पर जोर डालते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या है, वो क्वेश्चन याद आ जाता है। तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन आप क्या है अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालते हो और आपको चीज़ें याद आ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस माइंड, यह मन का सबसे गहरा भाग माना जाता है, सबसे बड़ा भाग माना जाता है। मतलब जहाँ हमारे दबे हुए डर, हमारे अनुभव, दर्द, इच्छाएं छिपी रहती है। हम इस हिस्से से सीधे संपर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हमारे व्यवहार को क्या है, गहराई से प्रभावित करता है। इसमें भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्या है, बिना कारण के अंधेरे से बहुत डर लगता है और वो क्या है, याद नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका डर क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में छिपे किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। तो ये माइंड के क्या है, कुछ इन्होंने टाइप दिए हैं, जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड था, सबकॉन्शियस था और अनकॉन्शियस। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनका ये सिद्धांत पढ़ेंगे। तो यहाँ आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने क्या है, अनकॉन्शियस माइंड का इसमें अध्ययन किया। इसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद की। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मानसिक प्रक्रियाएं जैसे परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन को वैज्ञानिक रूप से समझना, यानी आप कह सकते हो कि जैसे थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, याद रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। मानसिक प्रक्रिया यानी कि जैसे यहाँ भी कहा गया है कि परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन को क्या है, वैज्ञानिक रूप से समझना। एग्जाम्पल जैसे हम नए शब्द को कैसे याद करते हैं।
ठीक है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, नए शब्द को याद करते हैं तो उसको क्या है, कैसे याद करते हैं, ये चीज़ों को क्या है, वैज्ञानिक रूप से समझना। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद की। इसके जो प्रवर्तक है वो कार्ल रोजर्स है और अब्राहम मैस्लो है। देखिए कार्ल रोजर्स जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। वैसे अगर प्रवर्तक की बात करें तो वो क्या है, अब्राहम मैस्लो है। कौन है, अब्राहम मैस्लो, ये याद रखना है आपने। इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि अपने अंदर छिपी सभी योग्यताओं, क्षमताओं को पूरी तरह से क्या है, समझना है, पहचानना है और उसको पहचान कर क्या है, अपने जीवन में उसको लागू करना है। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कोई छात्र है तो वो खुद पढ़ाई करता है क्योंकि वो क्या है, आगे बढ़ना चाहता है। या फिर जैसे कोई टीचर है तो वो क्या है, सिर्फ अपने नौकरी या प्रमोशन की चिंता नहीं करता, बल्कि वो आगे जो है बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसमें आप अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को पूरी तरह से समझते हो और उसको पहचान कर क्या है, अपने जीवन में लागू करते हो। तो ये थी आज की क्लास। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।